आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे बीच जाने माने पटकथा लेखक और संवाद लेखक मौजूद हैं जिनका नाम है रॉबिन भट्ट। और आप लोग इस नाम से बाकायदा परिचित होंगे, लेकिन बहुत सारी बातें जो आप नहीं जानते होंगे वो सारी बातें आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आ रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से और जरा बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज। आइए रॉबिन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विविध भारती के सुनने वालों को मेरा प्रणाम। रॉबिन जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके पिता नाना भाई भट्ट जाने माने निर्माता निर्देशक थे। आपके भाई महेश भट्ट को भी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन आप बतौर लेखक ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो लिखने की दुनिया में आप कैसे आए? इसका कारण भी महेश भट्ट हैं। मैं तो डायरेक्टर बनना चाहता था और उस दिशा में प्रयास भी कर रहा था। महेश भट्ट को एक फिल्म ऑफर हुई थी जी। जो एक रोमांटिक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे गाने हो। तो महेश भट्ट ने कहा, भैया मैं तो कभी ऐसी फिल्म बनाई नहीं जिसमें 4 से ज्यादा गाने हो, क्या करेंगे? तो मैंने कहा, महेश काम नहीं है, ले लो जी। हाँ कर दो, फिर आगे क्या होगा? कहते आगे सोच लेंगे कहानी। तो जब महेश ने हाँ कर दी, फिर आके उसने कहा कि अब तुम ही बताओ कि कहानी क्या बनाएंगे। तो ऐसे मैं राइटर बन गया और पहली फिल्म मैंने लिखी आशिकी। आशिकी जी। तो मतलब आप निर्देशक बनना चाहते थे और लेखक बन गए। बिल्कुल। तो अब लेखक बनने के बाद आपको कैसा लगता है? कभी ये चाहना होती है क्या कि निर्देशक बन जाते तो अच्छा था? ऐसा अफसोस तो नहीं होता? पहले मैं सोचता था कि एक न एक दिन लेखन करते करते निर्देशन भी करूंगा, लेकिन उसके बाद अब कुछ सालों से मैंने ये निर्णय कर लिया है कि मैं लेखन ही करूंगा जी। क्योंकि लेखन ही मेरा विषय है और लेखन में मुझे सफलता मिली है। और मैं फिल्में लिखते वक्त मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। तो अभी निर्देशन करने का विचार मेरे दिमाग से मैंने बिल्कुल निकाल दिया है। मुझे लोगों ने ऑफर भी की फिल्में डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा, लेकिन जब आप लिखते हैं तो कई बार कहानियों को लेकर, जैसे कि कोई मिल गया अभी हाल में सुपर डुपर हिट फिल्म थी ये, और चलते चलते भी काफ़ी मशहूर फिल्म है, काफ़ी हिट हुई। तो इन फिल्मों में आपने लेखन किया और भी लेखकों के साथ काम किया। तो ऐसे में कोई असहमति या टकराहट नहीं होती? ऐसे में कोई बात मन में आती है कि काश हम निर्देशक होते तो ज़्यादा अच्छा था? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या होता है कि एक मैच्योरिटी आने के बाद एज ए राइटर, इतनी सारी फिल्में लिखने के बाद जब दूसरे उतने ही मैच्योर राइटर के साथ आप काम करते हैं, तो असहमति जहाँ पे होती है तो वहाँ पे कोई ईगो नहीं होता। तो अगर किसी राइटर के साथ, जैसे मैं जावेद सिद्दीकी साहब के साथ बहुत फिल्में लिखी हैं, कोई मिल गया मैं हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब थे, सचिन भौमिक जी थे, हनी ईरानी जी थी। तो हम लोग अगर एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते थे तो एक दूसरे को कन्विंस करते थे कि हमें ठीक क्यों नहीं लग रहा, और एक दूसरे से ये डिस्कशन करके एक राय पे आके कहानी को आगे बढ़ाते थे। तो उससे काम हमेशा अच्छा ही होता गया और उसका नतीजा तो आपको आपके सामने है, कोई मिल गया, इतनी अच्छी चली। जी, मतलब कि आप लोग जब कभी असहमति होती है तो आपस में मिल बैठकर उस पर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल डिस्कस करते हैं और अगले का सुनते हैं गौर से कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है और उसको क्या लग रहा है। और वो समझने के बाद या तो दूसरा राइटर मुझे समझाता है कि भैया आप जैसे सोच रहे हो गलत है, या मैं उनको समझाता हूँ कि आप लोग सोच रहे हो गलत है, और सब लोग एक राय पे आके वहां से गाड़ी आगे चला। तो ये है आपकी सफलता का राज। आपकी हमारी सफलता का राज। अच्छा, बचपन में फिल्मों से आपका परिचय कैसे हुआ? तब क्या आपने सोचा था कि आगे चलकर फिल्मों से जुड़ेंगे? बचपन में परिचय तो मैं फिल्म फैमिली में पैदा हुआ। मेरे पिताजी ने, नाना भाई भट्ट साहब ने कुछ 100 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट की, तो माहौल ही पूरा फिल्मी था। मेरे से छोटा है महेश, फिर भी मेरे से पहले फिल्म लाइन में चला गया। मैं पढ़ा लिखा था तो पहले मैंने सोचा कि पढ़ लिख के और काम करूंगा, जो नहीं पढ़ते वो फिल्म लाइन में जाते हैं। लेकिन 4-5 साल यहाँ वहाँ काम करने के बाद एक दिन इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे भी फिल्मों में ही जाना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भी फिल्मों का खून बह रहा है, और मैं फिल्मों में आ गया। आमतौर पर फिल्में देखने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं कि फिल्म बड़ी अच्छी थी,
और बड़ी ढीली थी, कथानक कमजोर था, कथानक बड़ा अच्छा था, बड़ी आसानी से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो क्या लिखना भी बड़ा आसान होता है? फिल्मों का लिखना एक अलग तरीके का लिखना है। आज जो चीज आप सोचते हैं और जो कहानी लिख रहे हैं, वो फिल्म जाके रिलीज होती है 1 साल के बाद। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि 1 साल के बाद लोगों को किस तरह की फिल्में पसंद आएगी, 1 साल के बाद लोगों का टेस्ट क्या होगा, 1 साल के बाद लोगों की थिंकिंग क्या होगी। तो एक एडवांस में आपका दिमाग चलाना पड़ता है, और लोग कौन सी किस तरीके की फिल्में बना रहे हैं इस वक्त, जी हाँ। और हमारी फिल्म उनसे अलग कैसे हो सकती है। ये सारी चीजें फिल्म लिखते वक्त ध्यान में रखनी पड़ती है। एक कविता लिखने वाले को या नवलकथा लिखने वाले को ये सारी चीजें सोचनी नहीं पड़ती, लेकिन फिल्म वालों को ये सब चीजें बहुत सोच के फिर कहानी आगे बढ़ानी पड़ती। किस तरह से शुरू करते हैं कोई कहानी? कहानी की शुरुआत तो एक छोटे से बीज से होती है, जैसे पेड़ की शुरुआत बीज से होती है। जैसे कोई मिल गया है तो भाई हम लोग 6 महीने तक ये ही डिस्कस करते रहे, मैं, राकेश जी और हनी ईरानी जी, कि क्या बनाए, ऋतिक रोशन को लेके किस तरह की फिल्म बनाए, जो फिल्म कुछ अलग भी हो और लोगों को पसंद भी आए। तो एक नतीजे पे पहुंचे कि वो तो नहीं बनाना जो सब लोग बना रहे हैं, तो हमको और कुछ बनाते, कुछ नया बनाना। कुछ नया बनाते। फिर नया नया क्या बनाना सोचते सोचते एक दिन डिस्कशन करते करते आया कि चलो एक फिल्म बनाते हैं जिसमें दूसरे यानी दूसरे प्लेनेट से आने वाले लोगों की बात करते हैं, एलियंस की बात करते हैं, यूएफओ की बात करते हैं। तो उसको लेके हम लोगों ने कहा कि चलो अब इसको लेके कहानी बनाते हैं। तो कहानी का एक शेप आना शुरू होता है कि एक लड़के की कहानी बनाए जिसका बाप साइंटिस्ट था, तो उसकी माँ कैसी होगी, बाप जिंदा रहेगा या मरेगा। ऐसे करते करते एक एक स्टेप बकायदा, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा पहली बार जैसे चलना सीखता है तो पहले पहला पैर रखता है, फिर दूसरा पैर रखता है, ऐसे एक एक स्टेप करके कहानी बनाते हैं। मतलब जब तय हो जाता है कि ये करना है, तो बीच में कुछ चेंजेस भी आते हैं? बिल्कुल चेंजेस आते हैं। कहानी बनाते बनाते आधे रास्ते में कभी लगता है कि यार ये कहानी तो ठीक नहीं बन रही, तो छोड़ देते हैं, फिर वापस मुड़ते हैं, फिर वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप लिया था। हर वक्त कोई भी आप सफ़र शुरू करो तो उसका एक रास्ता सीधा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, और उसमें भटकना नहीं चाहिए। तो कहानी में भी ऐसा है कि ये तय होता है कि हमको यहाँ से यहाँ तक का सफ़र इस तरह से पार करना है। जैसे हम बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो हमको पता है कि यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से जयपुर जाएंगे, जयपुर से आगरा जाएंगे, आगरा से दिल्ली जाएंगे। तो ये सारा एक रास्ता तय करके फिर उन मुकामों को छूते हुए हम लोग कहानी को ले जाते हैं अपनी मंजिल तक। और रॉबिन जी, हमारे कार्यक्रम का सफर जो है बड़ी अच्छी तरह से गुजर रहा है, लेकिन इस सफर में अगर मीठे मीठे गीत भी हम श्रोताओं को सुनवाते चलें तो ये सफर और भी सुरीला हो जाएगा। तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं? मेरी पसंद का गाना, मेरी जो शुरुआत हुई थी जिसके सारे गाने बहुत अच्छे थे, काशी की फिल्म का कोई गाना। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। तेरा साथ छोड़ा कि वादा जो टूटा, मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में।
दोस्तों, ये था आशिकी फिल्म का गाना और इस वक्त हम बातें कर रहे हैं मशहूर पटकथा लेखक और संवाद लेखक रॉबिन भट्ट से। रॉबिन जी, आपकी फिल्म एतवार, तो इसके बारे में कुछ बताइए, इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में। विक्रम भट्ट जो हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं और जी। यंग डायरेक्टर हैं और काफ़ी सफल डायरेक्टर हैं, उनके दिमाग में एक विचार आया था कि इस तरह की कहानी बनाई जाए। तो उसको लेके हम लोगों ने ये कहानी बनाई, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब जो एक बेटी का पिता है, जिसकी एक जवान बेटी है। हर बाप को एक फिक्र रहती है कि मेरी बेटी जिससे शादी करने जा रही है वो लड़का सही है या नहीं, आगे जाके उसका क्या होगा। तो ये कहानी है उस परिवार की, उस पिता की, जिसका ये प्रॉब्लम है, जो चिंतित है अपनी बेटी के लिए। उस आधार को लेके हम लोग ने यह एतबार कहानी बनाई। अच्छा रॉबिन जी, आपकी लिखी ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें शाहरुख खान नायक हैं, तो क्या सुपरस्टार के लिए कहानी कुछ अलग ढंग से लिखते हैं कि पहले से उन पर ही फोकस करना है, ये बात मन में होती है? शाहरुख खान सुपरस्टार बने उसके पहले से मैंने उसके साथ काम किया है। मैं जब बाजीगर आई थी। जब बाजीगर आई थी, बाजीगर से उस शाहरुख की सुपरस्टारडम स्टार्ट शुरुआत हुई थी। लेकिन शाहरुख में क्वालिटी है, कमाल की क्वालिटी है कि वो क्या मुझे करना है उस चीज को बहुत जल्दी पहचानता। बाजीगर कहानी जब हम लोगों ने लिखी थी तो कई हीरोओं को प्रोड्यूसरों ने अप्रोच किया था फिल्म करने के लिए, लेकिन वो रोल ऐसा था और उस जमाने में हीरो इस तरह का निगेटिव रोल करने से डरते थे या तो कॉन्फिडेंट नहीं थे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हम राइटर बहुत कॉन्फिडेंट थे इस कहानी के बारे में कि हमको ये कहानी बनानी है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था कि हीरो नहीं मिल रहा था। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर शाहरुख खान के को इतना जानते नहीं थे। शाहरुख खान की अभी 1-2 फिल्म, राजूविंद्र जेंटलमैन और एक फिल्म रिलीज हुई। मैंने कहा कि एक लड़का है जिसको मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है, और वो इस फिल्म के बारे में हाँ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बात करो फिर उससे। तो हमने जाके शाहरुख खान से बात की, शाहरुख को कहा शाहरुख ऐसी ऐसी कहानी है। उसने इंटरवल तक कहानी सुनी और मुझे कहा कि रविंद्र ये पिक्चर तो मैं करूँगा, लेकिन मुझे एक एश्योरेंस चाहिए। मतलब बोलो क्या है? बोले आपसे नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से एश्योरेंस चाहिए कि ये कहानी को आप चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। ये जो कैरेक्टर आपने पेंट किया है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, वो जो नेगेटिव है बिल्कुल वो पॉजिटिव नहीं करेंगे, उसको ऐसे के ऐसे रखेंगे। हमने कहा ये एश्योरेंस तो आपको दिलवा देंगे, और एश्योरेंस उन्होंने दे दिया और उसने पिक्चर की। और वहां से एक ट्रेंड चेंज हुआ कि एक हीरो नेगेटिव फिल्में भी करने लगा। सुना है कि इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर भी मिला था, कैसा रहा वो अनुभव आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि उस साल जब फिल्म फेयर मुझे इस फिल्म के लिए मिला बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड, उस वक्त उसी साल बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था मेरा ही प्यार के को, तो वो भी मेरी लिखी हुई फिल्म थी। उसी साल जूही को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मेरा ही प्यार के का। उसी साल शाहरुख को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला बाजीगर का। उसी साल अनु मलिक को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला बाजीगर का। क्या बात है, बहुत अच्छा साल था और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा अनुभव था। पुरस्कारों की झड़ी सी लग गई। पुरस्कारों की झड़ी लगी थी। हम उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में भी पुरस्कारों की झड़ी लगे। अच्छा, फिल्म चाहत के प्रोड्यूसर भी आप थे और लेखन तो था ही। इसकी कहानी भी कुछ कुछ नकारात्मक हीरो की थी, बाजीगर जैसी ही, तो इसका कैसा अनुभव रहा आपके लिए? नहीं, इसमें नकारात्मक हीरो नहीं था, इसमें एक कहानी थी, एक ऑब्सेसिव प्यार की। रमैया का जो कैरेक्टर था और उसका एक भाई था जो अपनी बहन से बेहद प्यार करता है, और बहुत नसीर साहब ने ये रोल किया था, जो बहुत ही अपनी बहन के लिए पॉजिटिव है और बहन के लिए जान लड़ा सकता है। और वो लड़की, ऑब्सेसिव लड़की का प्यार शाहरुख से हो जाता है और शाहरुख का प्यार है पूजा से, और इस घटनाओं में जो एक ड्रामा खड़ा होता है उसकी कहानी थी। और शाहरुख और अनुपम खेर बाप बेटे का रोल करते थे और बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी उन दोनों के बीच में। कहानी बहुत अच्छी थी, शाहरुख को परफॉर्म करते वक्त भी बहुत मजा आया। फिल्म उतनी नहीं चली जितनी हम लोगों ने उम्मीद की थी, लेकिन अच्छी फिल्म बनाई थी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। जी, कथानक बहुत अच्छा था, कथानक बहुत अच्छा था, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे। जी हाँ, अब अगर फिर से एक आपकी पसंद का गाना हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारी बातचीत और भी अच्छी हो जाएगी आगे। मेरी और मेरी वाइफ की पसंद का गाना है हमें रही प्यार किया। घूंघट की आड़ से दिल भरना, दीदार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिल भरना, दीदार अधूरा रहता है।
से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, घर अपने मिलन की तो आने दे। मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है। बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो। दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। दोस्तों, ये गीत अभी आपने सुना। और रॉबिन जी, गाना सुनने से पहले आपने कहा था कि आपकी पसंद का गाना और आपकी श्रीमती जी की पसंद का गाना। अब हम थोड़ी सी व्यक्तिगत जीवन की बातें भी कर लें। तो आपको जब फुर्सत के लम्हे मिलते हैं तो कैसे गुजारना पसंद करते हैं? पत्नी के साथ कहीं घूमना पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ मेरा फुर्सत का टाइम गुजारना पसंद करता हूँ। और वो दोस्त जो मुझसे किसी फिल्म की या किसी कहानी की या बात ना करें, मेरी पत्नी मेरे साथ होती है। हम लोग फिल्म के अलावा हर बातें करते हैं, क्रिकेट की बातें करते हैं ज़्यादा करके। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। मेरी वाइफ को फिल्मों से बहुत लगाव है और गाने सुनना बहुत पसंद करती है। और कमाल का जजमेंट है। मेरी वाइफ ने शाहरुख खान को टीवी पे देख के, जब शाहरुख का फर्स्ट टीवी सीरियल रिलीज हुआ था, फौजी में देखा था। अब लोग ऐसे टीवी देख रहे थे दोनों बैठ के ड्राइंग रूम में, फौजी देखते देखते मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि तुम इस लड़के को देखना, ये एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। क्या बात है। शी वाज राइट। आशिकी के गाने जब रिकॉर्ड हो गए थे, कहानी भी नहीं बनी थी, 6-7 गाने रिकॉर्ड हुए थे, तो मुझे महेश ने टेप दी के कहा कि गाने सुनो और ये फिल्म में डालने हैं। तो मैंने घर पे आके वाइफ को कहा कि गाने सुनते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे गाने सुने। उन्होंने कहा सारे के सारे गाने फिल्म में रखना है, सारे गाने हिट है। घूंघट की आड़ में गाना जब फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ था, मैंने घर पे आके जब बजाया तो मेरी वाइफ ने कहा था कि इस साल का सबसे बड़ा हिट गाना ये होगा। अच्छा, फिल्म चलते चलते तक, मतलब फिल्म चलते चलते जब आई तो एक बार फिर से सिनेमा की दुनिया में पति पत्नी के रिश्तों को की कहानी जैसे वापसी हुई है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कहानी वाली फिल्में आगे चलकर बहुत हिट होंगी, या इस कहानी से जुड़ी कोई खास बात? इस फिल्म में कोई नई बात हम नहीं करना जा रहे थे। पति पत्नी के रिश्ते की बात थी जो काफी फिल्मों में हो चुकी है। जी। लेकिन इस फिल्म की एक खासियत ये थी कि इस फिल्म के कई वाक़े, कई इंसिडेंट्स जो थे वो बहुत ही मेरी और अजीज मिर्जा की लाइफ के में से लिए हुए थे। जैसे वो गीला तौलिया पलंग पे फेंकना, वो मेरी आदत है और मेरी वाइफ का डेली मेरे साथ झगड़ा होता है इसको लेके। तो जूते घर में कहीं भी निकाल देना या तो जूते पहन के घर में घूमना जब उसने अभी अभी फर्श साफ करवाई हो, ये मेरे साथ होता है। तो कई जो उसमें हम लोगों ने प्रसंग या तो जो इंसिडेंट्स लिए थे वो सारे रियल लाइफ के थे। और रियल लाइफ से जब आप चीज़ें लो तो उससे जब फिल्म में आता है तो ऑडियंस जो देख रही है, जो हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये मेरे साथ भी होता है। झगड़ा जब भी होता है मियाँ बीवी का तो बहुत ही छोटी सी बात से होता है और होते होते बहुत बड़ा हो जाता है। जब आप 10 मिनट बैठ के सोचो कि झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था तो आपको लगेगा कि तो बहुत छोटी सी बात थी, कुछ था ही नहीं इसमें। कुछ था ही नहीं इसमें। तो चलते चलते उन चीज़ों की, उन लम्हों की कहानी थी।
इसलिए लोगों को अच्छी लगी। अच्छा, पहले एक गाना सुन लें आपकी पसंद का। बिल्कुल। तो कौन सा गाना? राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना, मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना, बदलेगा रंग ज़माना पर तुम नहीं बदलना, मेरी मांग यूं ही भरना तारे हजार बनके, मेरी मांग यूं ही भरना तारे हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। तो दोस्तों, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना तो अभी आपने सुना। रॉबिन जी, हम अभी कहानी की बातें कर रहे थे, चलते चलते फिल्म के लिए हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। ये कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा में, मतलब लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदी सिनेमा का सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो इस आरोप का जवाब रॉबिन भट्ट कैसे देना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूं कि सच्चाई से ताल्लुक ना हो। लोग कहानियां, सिनेमा, फेरी टेल, जो काल्पनिक कहानियां भी होनी चाहिए, लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए, ताकि लोग सच्चाई देखने सिनेमा में नहीं आते, लोग दिल बहलाने सिनेमा में आते, और जीवन की कठोर सच्चाई दिखाने से दिल सुन सा हो जाता है, बहलता नहीं है। तो फिल्मों में वो बातें करनी चाहिए जहाँ से लोग कुछ हंस के जाएं, कुछ मीठा सा रो के जाएं, जी। कुछ गर्व करें अपने आप पे या अपने देश पे। कहानियां और फिल्में ऐसी होनी चाहिए जिससे उनका वो 3 घंटा जो उन्होंने और पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो वसूल हो। जी। तो सच्चाई भी अगर आप दिखाएं सिनेमा में तो इस तरीके से दिखाइए कि जिससे कुछ सीखने को मिले, जिससे कुछ अच्छा ग्रहण हो, जिससे कुछ अच्छा लगे। जी, आप चूंकि संवाद लेखक भी हैं, इसलिए आपसे ये सवाल खास तौर से कि एक जमाना था जब हिंदी फिल्मों के डायलॉग हिट हुआ करते थे, जैसे शोले का डायलॉग था, दीवार फिल्म आई थी, दीवार फिल्म का ये डायलॉग अमिताभ बच्चन का, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, और शशि कपूर फिर कहते हैं कि मेरे पास माँ है। तो ये बच्चे बच्चे इस तरह के डायलॉग बोला करते थे, लेकिन आज की फिल्में हिट होती हैं, लोग पसंद करते हैं, उसके बावजूद इस तरह के डायलॉग लोगों की जबान पर नहीं चढ़ते। इसकी क्या वजह है? मुझे तो ऐसा लगता है कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है
जिसमें विजुअल ज़्यादा और ऑडियो कम होना चाहिए। यानी डायलॉग का प्रमाण जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिस पे सिर्फ लोग सुनते ही हैं, तो डायलॉग का प्रमाण कम हो रहा है। तो हमारा सिनेमा सही माने में ऑडियो विजुअल की ओर जा रहा है, जिसमें विजुअल ज़्यादा और ऑडियो कम हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कोई पूरे पिक्चर में डायलॉग ना हो जो याद रह जाए, पूरी पूरी फिल्म याद रहे, पूरा सिनेमा याद रहे, लेकिन कोई एक चीज याद ना रहे। अच्छा रॉबिन जी, एक बात बताइए कि जब आप लिखते हैं, मतलब कहानी लिख ली और स्क्रिप्ट तैयार हो गई पूरी तरह से, लेकिन जब फिल्म तैयार होती है तो आपको कभी फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो आप कहना चाहते थे वो नहीं दिखाया गया, बल्कि उसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया गया, निर्देशक ने थोड़ा सा फेरबदल कर दिया, तो ऐसे में आपको कोई पीड़ा होती है, कोई तकलीफ होती है या मन में अक्सर ऐसा होता है कि आपने जो लिखा था वो आता नहीं है, चेंज हो जाता और है? अक्सर पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं आप। बहुत कम समय ऐसा होता है कि देखने के बाद आपको लगता है कि आपने लिखा था उससे डायरेक्टर ने कुछ ज्यादा किया। आपने अगर 10 लिखा तो डायरेक्टर ने उसको 12 कर दिया। ये मैंने राकेश रोशन साहब ने जब हमको कोई मिल गया दिखाई दी तो मैंने बोला था, उन्होंने रात को मुझे फोन किया और पूछा कि कैसी लगी फिल्म, तो मैंने कहा सर यू आर गॉन बियॉन्ड द राइटर्स। तो ये बहुत अच्छा लगता है उस वक्त। और तो डायरेक्टर का काम ही ये है कि हमेशा राइटर के ऊपर जाना चाहिए उसने, जो हर डायरेक्टर जा नहीं पाता। लेखक को हमेशा अगर डायरेक्टर ऊपर चला जाए, उससे ज़्यादा करके दिखाए तो बहुत अच्छा लगता है, और ना करे तो बहुत ही परेशानी होती है, रात को नींद नहीं आती। जब ऐसा होता है तो आपके मन में ये बात आती है कि काश कि हम निर्देशक होते, या निर्देशक बन जाने का सपना मन में? नहीं, मैंने पहले होता था, अब होना बंद हो गया। अब मेरा काम है लिखना और लिख के डायरेक्टरों को दे देना और उनके समझ पे छोड़ देना। बहुत अगर मैं उदास होता हूं तो मैं सोच लेता हूं कि आगे से डायरेक्टर के साथ काम नहीं करूंगा। मतलब ऐसी घड़ी आती है आपके बिल्कुल साथ? आती, बिल्कुल आती। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है भारत का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती, और विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारे मेहमान। हमारे आज के मेहमान हैं जाने माने कथा, पटकथा और संवाद लेखक रॉबिन भट्ट। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। अच्छा, जब भी कभी ऐसे मौके आते हैं, जब ऐसा वक्त आता है कि हम उदास हों, तो हमें इच्छा होती है कोई प्यारा सा गाना सुनने की। बिल्कुल। तो ये उदासी के लम्हा तो नहीं, पर उदासी की बात चली तो कोई आपकी पसंद का गाना हम सुन लें। चलते चलते का गाना सुनाइए, सुनो ना सुनो ना। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुन लो ना। तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ, ये राज कैसे तुमको बताऊं। तुम जो गुमसुम हो
मैं हैरान हूँ, ये राज कैसे तुमको बताऊं। तुम पर मरता हूँ, मैं सच कहता हूँ, मांग के देख लो मुझसे जान। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। अच्छा रॉबिन दा, जब कई बार लेखक के लिए एक बड़ी मुश्किल घड़ी आती है कि जब लिखने बैठे तो विचार शून्यता सी हो जाती है, कुछ नहीं सूझता, लेकिन चलते चलते कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं या किसी और काम में बिजी हैं, तो बहुत सारे प्लॉट कहानी के मन में आते हैं और बाध्यता होती है कि इतने समय तक हमें स्क्रिप्ट तैयार करके देनी है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? कुछ आपके नहीं, साथ भी होता होगा? मुझे तो जब भी मैं लिखते लिखते थक जाता हूँ, थकने का मतलब ये है कि आगे कुछ सूझ नहीं रहा तो मैं रोक देता हूँ अपने आप को, कभी मैं फोर्स नहीं करता। और दूसरा ये है कि मैं हमेशा अपने डायरेक्टरों से और अपने प्रोड्यूसरों से कहता हूँ कि ये कोई बिल्डिंग बनाने का काम नहीं है कि आप मुझे कहें कि आज इतनी दीवार बनी जानी चाहिए और आज फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर अगले महीने तक। मैं कह रहा हूँ अपने आप बनेगा, हो सकता है 3 दिन में कहानी बन जाए, हो सकता है 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए। तो बिल्कुल उसका टेंशन लिए बगैर मैं लिखता हूँ और आराम से। अच्छा, जब थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं आप उठकर? बस उठ के मैं दोस्तों को फोन करता हूँ, बुला लेता हूँ, बातें करता हूँ, पूरा पूरा दिमाग जो है अपना पूरा डाइवर्ट दूसरी जगह पे ले जाता हूँ और फिर अपने आप वो दिमाग जब खाली समय में रास्ता दिखाता है। जी हाँ। अच्छा रॉबिन दा, गुमराह फिल्म है, अजनबी है, राजा हिंदुस्तानी, आप मुझे अच्छे लगने लगे, ऐसी तमाम फिल्में, मेजर साहब है, राजू चाचा है, बहुत सारी फिल्में हैं, मतलब नाम गिनाने चले तो काफी वक्त हो जाएगा, तो बहुत सारी फिल्में आपने लिखी हैं। तो इन सब फिल्मों में या इसके अलावा भी आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है? मतलब आपको सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है अपनी लिखी हुई फिल्मों में से? काफी फिल्में मुझे अच्छी लगती है मेरी लिखी हुई। मुझे बाजीगर बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बाजीगर में मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया था। आई एम वेरी हैप्पी विद। कोई मिल गया मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे चाहत बहुत अच्छी लगी थी लिखते वक्त। जी। एक साथी करके फिल्म लिखी थी मैंने, जिसमें आदित्य पंचोली और मोहसिन खान ने काम किया था। वो फिल्म बहुत अच्छी लिखी थी मैंने, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। कई फिल्में आपने घरेलू कंपनियों के लिए लिखी, होम प्रोडक्शंस के लिए, जैसे अपने भाई महेश भट्ट के लिए। तो क्या ये लिखना आपको आसान लगता है या लिहाज करना पड़ता है? नहीं, महेश के साथ काम करना बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि महेश खुद बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत क्रिएटिव हैं और इशारों में समझते हैं बात। महेश भट्ट ने जो भी मेरी लिखी हुई फिल्में डायरेक्ट की, जिसमें आशिकी, सड़क, साथी, दिल है के मानता नहीं, हमेरा एक प्यार के, गुमराह, तड़ीपार, सारी फिल्में हिट हुई हैं। जी हाँ। और एक वक्त तो ऐसा था कि एक साथ 4 गोल्डन जुबली हुई थी। महेश की मेरा बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है दोनों के बीच में और ट्यूनिंग है और ऐसा रिलेशन है। रात को कितने भी बजे, 12:30 बजे फोन करके, और मुझे पता है कि 12:30 बजे 1 बजे घंटी बजी तो महेश ही होगा। और महेश की एक आदत है कि ये फोन करके विदाउट रेफरेंस कहानी की डिस्कशन शुरू कर देते हैं जी। तो वो बताते नहीं कि मैं कौन सी पिक्चर की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त ऐसा था कि महेश 4-4, 5-5 फिल्में एक साथ डायरेक्ट करते थे और वे 5 फिल्में मैं लिखता था। तो उनका ये कमाल था कि वो फोन करेंगे और मैं फोन उठाऊंगा, वैसे ये भी नहीं बोलेंगे हेलो हाउ आर यू, कुछ नहीं, अच्छा सुनो वो जो जाता है ना रेलवे स्टेशन पे, तो वो रेलवे स्टेशन पे जाता है, इतना बोलने से मैं पकड़ता था कि ये कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हैं, कौन से सीन की बात कर रहे हैं। और वो जो है वो आमिर खान है कि वो शाहरुख खान है कि संजय दत्त है, और वहां पे उसको मिलेगी तो कौन मिलेगी, और वहां पे वो सीन कर दो, ऐसा करके फोन रख देगा। तो इतने में मुझे सोचना पड़ता है कि कौन सी फिल्म, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा सीन और कहाँ पे। इतना शार्प रहना पड़ता महेश के साथ 24 घंटे। लेकिन हम लोगों दोनों की ट्यूनिंग ऐसी थी कि मुझे कभी दोबारा उसको नहीं पूछना पड़ा कि रात को तुमने मुझे क्या कहा था। नेक्स्ट डे मैं वो सीन बना के उसको दे देता था कि ये कल रात को तुमने जो कहा ये कैसा लगता। और मैं सीन पढ़ना शुरू करता था और बोलते थे समझ गया, अब मैं समझ गया, अब आगे मत पढ़ाओ, मैं समझ गया, तुमने मेरी बात समझ ली।
बातों बातों में हमें महेश जी की भी खासियत पता चल गई और एक इसी बात पर एक सवाल मेरे जहन में गौंध रहा है, वो ये कि जैसे महेश जी हैं, महेश जी का नाम महेश भट्ट और मुकेश भट्ट, ऐसे पूरे परिवार में सबके नाम इस तरह हैं, पर आपका नाम थोड़ा सा अलग सा लगता है, रॉबिन भट्ट। तो ये रॉबिन भट्ट कैसे नाम पड़ा आपका? रॉबिन भट्ट के पीछे एक बहुत बड़ी प्यारी सी कहानी है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी बहुत नामी डायरेक्टर थे। जी हाँ। और मेरे पिताजी एक पिक्चर डायरेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था लेडी रॉबिन हुड, और जिसकी नायिका थी उस 50s की फेमस नादिया, जर्मन लेडी थी जो हीरोइन का काम करती थी। तो उनकी शूटिंग चल रही थी और मैं पैदा हुआ था। तो उनको जब न्यूज़ मिली तो सब सारे हॉस्पिटल में जब पैदा हुआ था तो शायद 2-4 घंटे के बाद मुझे देखने आए और नादिया ने मेरा नामकरण किया था और कहा था कि इसका नाम हम रॉबिन रखेंगे, इसलिए मेरा नाम रॉबिन रखा गया। तो ये कहानी है आपके नाम की? मेरे नाम की पीछे भी कहानी है, इसलिए शायद मैं लेखक बन गया। फिर इस वक्त आपकी पसंद का कोई प्यारा सा गाना हो जाए, क्योंकि आपके नाम की बात चली है तो इस वक्त गाना सुनना भी जरूरी है। अंदाज फिल्म इस साल मैंने लिखी थी और वो भी बहुत अच्छी हिट हुई थी। अंदाज में प्रियंका और लारा दत्ता, दो नई हीरोइन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी। तो अंदाज फिल्म का रब्बा इश्क ना। इश्क चीज है ऐसी रब्बा जिसे कोई रोक ना पावे, कोई इश्क में सबको मिटा दे, कोई इश्क में खुद मिट जावे। मैंने लाख मनाया माने ना, मैंने फिर समझाया माने ना। कोई बोल ना काटो फिर सोए, कोई चैन दिलों का ना खोवे। रब्बा इश्क न होवे, 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 रब्बा इश्क न होवे। जमाने को है इश्क से दुश्मनी, यहाँ दिल लगाना है मुश्किल बड़ा। ये क्या है ना जाने जो आशिक ना माने, ये क्या है ना जाने जो आशिक ना माने, वो पल पल तड़पते ही रोवे। ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे। सकता नहीं, ये हर दर्द सहने को तैयार है। ये बदनाम कर दे, सरेआम कर दे, ये बदनाम कर दे, सरेआम कर दे, ये ख्वाब न कोई संजोए। ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे। तो
दोस्तों, हमारे बीच विविध भारती के स्टूडियो में इस वक्त बैठे हैं पटकथा और संवाद लेखक रॉबिन भट्ट साहब। तो रॉबिन भट्ट साहब, ये बताइए कि बहुत मेहनत से अपनी लिखी हुई कहानी, कोई फिल्म जब असफल हो जाती है तो फिर आपको कैसा लगता है? आप उसमें अपनी खामियां ढूंढते हैं या फिर आपको अफसोस होता है, असंतोष व्यक्त करते हैं? बिल्कुल खामियां ढूंढनी पड़ती है। मैं सबसे पहले मैं उसमें ये ढूंढता हूँ कि मेरी क्या कमी रहेगी, मैंने क्या गलती की। फिर अपनी गलतियां दूसरी फिल्म में दोबारा ना करूं वो ठान लेता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। मैं मुड़ के नहीं देखता। और जब सफल होती हैं तब? वैसे ज्यादातर सफल होती है, ज्यादातर हुई है जी, तो बहुत अच्छा लगता है और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने को दिल करता है। किसी और की फिल्म देखते हैं, मतलब अपनी लिखी हुई फिल्मों के अलावा किसी और की फिल्म आप पर्दे पर देखते हैं, तो उसमें कभी ऐसा लगता है कि ये कहानी आपने लिखी होती तो अच्छा था, या फिर ऐसा कहीं लगता है कि अरे ये तो मेरे मन की बात है? मेरे में पता नहीं, ये मेरा नेचर है कि मैं आज भी कोई फिल्म देखता हूं तो एक प्रेक्षक बन के देखता हूं, मैं एक राइटर बन के नहीं देखता। सबसे पहले जब मैं फिल्म देखता हूं तो उसकी सारी अच्छी चीजें मैं एंजॉय करता हूं। उसके बाद में जब दोबारा देखता हूं तो मैं फिर उसमें ऐसा लगता है कि मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो ये करता। लेकिन सबसे पहले जब मैं देखता हूं तो उस फिल्म की अच्छाइयां मुझे दिखाई देती है, जो एक अच्छी बात है कि अभी तक मेरे में ये क्वालिटी है कि मैं अपने आप को एक दर्शक, एक प्रेक्षक बना पाता हूँ। मेरे अंदर कोई क्रिटिक नहीं आ जाता, मैं उसका विलोचन नहीं करने लगता। अच्छा, लिखने के लिए कोई विशेष परिस्थिति, किसी विशेष स्थान की जरूरत पड़ती है आपको? लिखने के लिए सिर्फ मुझे तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, कागज और पेन। मैं कहीं भी लिख सकता हूँ और आजकल तो वो भी नहीं जरूरत पड़ती क्योंकि मैं कंप्यूटर पे लिखने लगा हूँ। अच्छा, आने वाली आपकी कौन कौन सी फिल्में हैं? आने वाली फिल्मों में जैसे सरहद पार, एक फिल्म अजय देवगन साहब और सुनील शेट्टी साहब जिसमें काम कर रहे हैं, इसके डायरेक्टर हैं अनिल देवगन साहब, उसका नाम अभी तक नामकरण उन्होंने नहीं किया। एक और फिल्म है जो श्रीदेवी प्रोडक्शन में बन रही है जिसके डायरेक्टर हैं धर्मेश दर्शन, जिसमें अनिल कपूर, अक्षय कुमार, करीना कपूर, सुष्मिता सेन, मनोज बाजपेयी, शमिता शेट्टी वगैरह हैं। उसका भी नामकरण नहीं हुआ है। अच्छा रॉबिन साहब, आमतौर पर ये कहा जाता है, यूं कहें कि इल्जाम लगाया जाता है कि हिंदी फिल्म उद्योग हॉलीवुड से बहुत सारी कहानियां उठाता है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्यों ना उठाए, जी हॉलीवुड से भी कहानियां उठानी चाहिए, किताबों से उठानी चाहिए जी, हर जगह से उठानी चाहिए। मेरा ये विचार है और मैं बिल्कुल ये बार बार हर जगह बोलता हूँ कि दुनिया में कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने तो उठाया हुआ है। हॉलीवुड जो बनाता है वो भी उनका अपना ओरिजिनल नहीं है, उन्होंने भी कहीं से उठाया हुआ है। चोरों से चोरी ये चोरी नहीं होती, अगर उसको चोरी मानो तो। मैं तो जिसको इंस्पिरेशन कहो या प्रेरणा कहो या उठाईगिरी कहो, बिल्कुल करना चाहिए। और वरना हमारे छोटे से गांव में छोटे से किसान को या छोटे से रिक्शा चलाने वाले को एलियंस के बारे में या यूएफओ के बारे में या दूसरी दुनिया और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में अगर कोई मिल गया नहीं देखता तो कैसे पता चलता? उसका एजुकेशन तो फिल्म है, उससे फिल्में देखता है, उसने तो ना किताब पढ़ी है ना उसको लिखना आता। तो अगर कोई मुझे कहता है कि आपने ईटी से कोई मिल गया चुराई है तो मैं उसे कॉम्प्लीमेंट मारता हूँ, मैं उसमें बुरा नहीं मानता। लेकिन हालांकि हम लोगों ने ईटी से सिर्फ कैरेक्टर का आइडिया आया था, कुछ नहीं चुराया। वैसे भी किसी चीज से प्रेरणा ली जाए तो इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि लेखक को उसकी मेहनत का पूरा पूरा हक मिलता है? जैसे कि कोई फिल्म रिलीज होती है तो कलाकार हिट हो जाते हैं, डायरेक्टर हिट हो जाता है, प्रोड्यूसर हिट होता है, लेकिन लेखक का नाम बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, तो इस बारे में आप के क्या विचार हैं? ये माध्यम सिनेमा स्टार सिस्टम का माध्यम है जी, तो आप उसमें जिसका चेहरा स्क्रीन पे आता है वही सबसे पहले हिट होगा, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम स्क्रीन के पीछे रहने वाले लोग हैं तो हमारा नाम बाद में आएगा, लेकिन सफलता ऐसी चीज है कि पता लोगों को चली जाता है एक ना एक दिन कि ये राइटर हैं, ये रॉबिन भट्ट हैं, ये जावेद सिद्दीकी हैं, ये जावेद अख्तर साहब हैं, ये सलीम है, ये मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो हर एक को अपने अपने हिस्से की ख्याति या अपने अपने हिस्से का पहचान मिली जाती है। अब एक बार फिर से आपकी पसंद का एक और गाना हम सुन ले। बिल्कुल, कोई मिल गया का गाना सुनाइए साहब।
चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, और फिसल गया। ये तूने क्या किया। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, अरे फिसल गई। ले तेरे संग हो चली। नजर ये किसकी हमें लगी, नजर ये किसकी हमें लगी, कि चलते चलते फिसल गए। हंसी हंसी में ये क्या हुआ, हम बदल गए। नजर ये किसकी हमें लगी, के चलते चलते फिसल गए। हंसी हंसी में ये क्या हुआ, हम बदल गए। क्यों बदल गए। हम बदल गए। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, और फिसल गया। ये तूने क्या किया। अच्छा रॉबिन साहब, लिखने के अलावा आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है? पहली बात तो ये कि मुझे लिखना मुश्किल काम नहीं लगता। आसान लगता है? मुझे लिखना आसान लगता है क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ। मुझे वही काम सबसे मुश्किल लगता है जो 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 मैं एंजॉय नहीं करता, जो करते वक्त मुझे मज़ा नहीं आता। वरना हर काम मुझे अच्छा लगता है। मुझे लिखना तो बहुत ही आसान और मेरा प्यारा विषय है। मुझे मज़ा आता है। मुझे आप अभी कहोगे चलो बैठ के एक सीन लिख के दो, मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, तो मैं 2 सेकंड में लिख दूंगा। जी। आप मुझे कहोगे कि एक रोमांटिक सीन लिख के दो, तो मैं अभी लिख दूंगा, क्योंकि मुझे मज़ा आता है सब करने। थोड़ा फ्लैशबैक में चलें आपके और बचपन के दिनों को याद कीजिए और बताइए कि बचपन में कौन सा काम आपको बड़ा मुश्किल लगता था, बड़ा कठिन लगता था? बचपन में सबसे कठिन काम मुझे लगता था एग्जाम में बैठ के 3 घंटे पेपर लिखना, परीक्षा देना बहुत मुश्किल। 3 घंटे मैं बार बार घड़ी देखता था और सोचता था कि ये 3 घंटे कब पूरे हो जाए। और क्लास में एग्जाम देते वक्त अगर कोई लड़का पहले पेपर खत्म करके उड़ जाता था तो मुझे बहुत परेशानी होने लगती थी। मुझे लगता था कि ये पढ़ रहा है, ये छूट गया और मैं अभी तक जेल में हूँ। मुझे झेल लगती थी। और मैंने जब अब मेरा ग्रेजुएशन पास किया तो मैंने सोचा कि भगवान मेरे से लिखना छूट गया, मुक्ति मिली। और ये पता नहीं था कि 5-6 साल के बाद फिर ऊपर वाले ने अपने लेख में ऐसा लिखा है कि ले भैया पेपर और ये पेन और फिर कर दे लिखना शुरू, वरना रोटी नहीं कमा पाएगा। तो लिखना फिर शुरू कर दिया, लेकिन अब मजा आता है लिखने का। अच्छा, बात बचपन की चल रही थी और बचपन के दिन बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सुहाने होते हैं, बड़े शरारती भी होते हैं। तो आज जब अपने बचपन को आप याद करते हैं तो कौन सा कोना आपको सबसे ज्यादा याद आता है, शरारत वाला? बहुत बचपन में तो हम लोग बहुत शरारत करते थे। मुझे बहुत ठीक से याद है 50s में मैं 10 साल का होगा, मेरे फादर के पिक्चर रिलीज हुई थी सिंदबाद द सेलर,
उसमें हम सब बच्चे पिक्चर देखने गए। उसके बाद में देख के आए और एक लड़का था जिससे हम लोग बहुत परेशान थे, तो उसको हमने कहा कि तू सिंदबाद जैसे लड़, और पिक्चर की तरह बोले मालूम है उसमें हीरो को ऐसा बांधा था और उसको कोड़े मारे गए थे। तो उसने बोला हाँ हाँ, बोले तू सिंदबाद। तो हमने उसको बांध दिया और बांधने के बाद हमने उसको कोड़े मारे थे। कोड़े मारे, इतने कोड़े मारे, बेचारा रोया। फिर उसकी मम्मी, मेरी माँ, उसके बाप सब झगड़ा करने आए, लेकिन हम लोगों ने उसको बांध के मारा था, ये मुझे याद है। उसको ये चढ़ा दिया था कि तू हीरो है और हम लोग विलन। तो उसको ये समझ नहीं थी कि विलन समझ के मुझे मार पड़ेगी। तो ये था आपका शरारती हिस्सा बचपन का। अच्छा, अब इतनी सारी बातें हो रही हैं बचपन की, और भी बातें अभी करनी है आपसे, लेकिन उसके पहले एक गाना भी सुनना है, अपने श्रोताओं को सुनवाना है आपकी पसंद का। मेरी पसंद का दिल है कि मानता नहीं, टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए। मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। रॉबिन साहब, एक अच्छे लेखक के लिए पढ़ना कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है। अच्छे लेखक को हमेशा जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। अच्छी किताब हो तो बार बार पढ़नी चाहिए। मेरी कुछ फेवरेट किताब हैं लेखन के ऊपर, जो मैं बार बार पढ़ता हूँ। और मैं आज अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे राइटर बनना है और मुझे लेखक बनना है, मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो एक अंग्रेजी किताब है द आर्ट ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग, इसके राइटर हैं लाजोस एग्री। ये किताब पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए, उससे काफी हेल्प मिलती है। अच्छा, जब अपनी फिल्में आप देखते हैं पर्दे पर, तो उस समय आपके मन में एक आलोचक का भाव होता है कि प्रशंसा का भाव? नहीं, मैं मेरी अपनी फिल्म तो बहुत ही आलोचक बन के देखता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी फिल्म देखता हूँ कि मैंने कहाँ गलतियां कर दी। मैंने
उसके बाद मैं देखता हूँ कि दूसरे टेक्नीशियंस, और वो ना दिखे तो धीरे धीरे फर्स्ट रील, सेकंड रील, थर्ड रील, फोर्थ रील के बाद प्रशंसा का भाव आता है कि अरे ये तो अच्छी लग रही है, अरे ये तो ठीक जा रही है। सबसे पहले मैं अपनी फिल्म में बोर भी मैं ही होने लगता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी आलोचक है मेरी पत्नी, जिसको फिल्म दिखाते वक्त मैं डरता हूँ। मेरे पास बैठती है और कहीं कहीं कुछ गलत उसको लगा तो हाथ से कोनी मारती है मुझे। तो मुझे बहुत डर लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्रिटिक्स अगर घर में हो तो बहुत ही फायदा होता है। तो जब लिखते हैं तो कहानी तैयार होती है तो बीच बीच में आप अपनी श्रीमती जी को दिखाते हैं, उनसे भी विचार नहीं, मैं बिल्कुल उसको नहीं दिखाते, ना डिस्कशन करता हूँ, ना दिखाता हूँ, ना उससे बात करता हूँ, उसको मैं पूरी फिल्म दिखाता हूँ। अच्छा, ये भी डर होता होगा कि कहीं इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर से लिखनी पड़ेगी। अच्छा, अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रॉबिन साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपका और विविध भारती का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में अभी आप जाने माने कथा, पटकथा और संवाद लेखक रॉबिन भट्ट से ममता सिंह की बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया शशांक ने। प्रस्तुति सहयोग उषा मेहता का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। आज के मेहमान। पिटारा